गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी 2025 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हम लोग पहला रिवीजन स्टार्ट करते हैं 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल यानी हाइपरसोनिक मिसाइल के सह उत्पादन की घोषणा भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 3 बिलियन डॉलर। कितना? $3 बिलियन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा को। किसको? CFO किसे नियुक्त किया गया सिग्नेचर ग्लोबल का? तो संजीव कुमार शर्मा को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? तो 6.4%। कितना? 6.4%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने जीता है स्क्वैश ओपन के जूनियर खिताब 2025 किसने जीता? अनाहत सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो न्यू शॉप के साथ। किसके साथ? न्यू शॉप के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। IIPA नई दिल्ली में हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 कौन जारी किया है? तो राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने। यह जो IIP नई हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी किया था? तो राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए। जॉन ड्रमानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो घाना का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे को। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या था? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कितने तारीख को? 10 जनवरी को। चलिए, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु के किस एयरबेस में? तो येलहंका एयरबेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए, इस वर्ष का जो एरो इंडिया 2025 का जो थीम है वो क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 11 जनवरी 2025 के जो करंट है, अब उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में। देखिए क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में बदल दिया है और इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा का नाम बदल दिया है। ठीक है, तो उन्होंने किसका नाम बदल करके मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या हिप्पा का नाम बदल दिया है। अब ये क्यों ऐसा किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा? क्यों? यह निर्णय जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के
अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। फिर चलेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? सी प्रताप शुक्ला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके पॉइंट को हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड़ ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है, जो भारतीय रेलवे की बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बोल रहा है कि हाल ही में केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड़ ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया है, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बहुत ही बड़ा क्या है? मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह जो अंजी खड़ रेलवे पुल बना है वह जम्मू कश्मीर के कहाँ के लिए बना है? जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और यासी खंड को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? कटरा और यासी खंड को जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इन्होंने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला मोदी जी ने विशाखापत्तनम में रखा है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। ठीक है, कहाँ पर? विशाखापत्तनम में, याद रखना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम NREDCAP के सहयोग से NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यह प्रोजेक्ट जो है विकसित किया जा रहा है, और भारत में क्या होगा इससे कि टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बहुत ही बड़ा पहल है ये। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आंध्र प्रदेश के बारे में लोग थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो चंद्रबाबू नायडू उनका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आयोजन जो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है, नई दिल्ली। बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके डिटेल के बारे में देखेंगे ये क्या है और कौन सा मंत्रालय के तहत ये किया जाता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना है। देखिए, ये जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम ये क्या बोल रहे थे? हाँ, यंग लीडर्स डायलॉग जो है किस मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया? केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना। ठीक है, अब 5 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है? ये रिपोर्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं भी आपको क्वेश्चन में जल्दी नहीं मिलेगा और इसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस
बनते हैं। तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देख चलिए क्या बोल रहा है, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ये जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने। किसने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस रिपोर्ट का हम लोग डिटेल से थोड़ा बारीकियों से इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञों को सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों के रूप में भविष्यवाणी की गई है। यह रिपोर्ट बताता है कि 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित है, जो 55 अर्थव्यवस्थाओं के 22 क्षेत्रों में 14 मिलियन श्रमिकों को कवर करती है। कुल मिलाकर के ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट जो है 2025 की भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञों का तेज़ी से बढ़ने वाला, इस सेक्टर में तेज़ी से बढ़ने वाला नौकरियां भविष्य में होंगी। और ये रिपोर्ट जो है किसके आधार पर किया गया? तो 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं के 22 क्षेत्रों को शामिल किया गया और 14 मिलियन श्रमिकों को कवर किया गया। अब देखिए 2025 की भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये प्रकाशित की गई थी, ठीक है। चलिए, तो इसमें इस रिपोर्ट में मेनली क्या क्या चीज़ें हैं कि बोला कि 2030 तक 170 मिलियन नई नौकरियां सृजित होंगी, 92 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएगी। 170 मिलियन नौकरियां बोला नया सृजित होगा और इसमें 92 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के नेट जो आपका वृद्धि होगी नौकरियों में 78 मिलियन नौकरी की वृद्धि होगी 2030 तक, शुद्ध वृद्धि होगी, मतलब घटा करके देखेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भूमिकाओं में मतलब कौन कौन सा सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ेगा? तो फिनटेक इंजीनियरिंग होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा और स्वायत्त वाहन विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। अब भारत के संदर्भ में इसने क्या कहा है? तो भारत के संदर्भ में इसने कहा है कि भारत एआई, रोबोटिक्स, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और अर्धचालकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दर वैश्विक औसत से आगे निकल गई है। बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दर जो है भारत में विश्व वैश्विक औसत से भी आगे है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है। चलिए अब छठा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 जो है कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। यह कई वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो महोत्सव कई वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 4 साल के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में वापस आ रहा है, ठीक है। कोरोना महामारी के बाद ये जो है 4 साल के बाद अब फिर से वापस फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है। अब फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्या है? इसमें क्या होता है? जिसमें पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से फ्लेमिंगो का जश्न मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 प्रमुख स्थानों को कवर करता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्या है? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील या नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से फ्लेमिंगो का जश्न मनाया जाता है। इसमें 5 प्रमुख स्थानों को शामिल किया जाता है। अब इसमें जो इस क्षेत्र में फ्लेमिंगो, ग्रे पेलिकन और ओपन बिल स्टार्क सहित कुल 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों के प्रवास की उम्मीद है। मतलब इस प्रकार की कई पक्षियाँ 200 से अधिक प्रजातियों की पक्षियाँ इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस स्थान पर स्थित है? बोल रहा है कि भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS किस स्थान पर स्थित है? तो ये अभी हाल ही में दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया है इसकी स्थापना? तो किलोकरी दक्षिणी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आंसर हो जाएगा किलोकरी दक्षिणी दिल्ली यानी साउथ दिल्ली में। भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS मार्च 2025 में चालू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कब तक चालू होने की संभावना व्यक्त की गई है? मार्च 2025 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह जो है साउथ दिल्ली के एक गांव किलोकरी में स्थित है। BESS एक 20 मेगावाट 40 मेगावाट बैटरी क्लस्टर है जो BSES राजधानी पावर लिमिटेड और किलोकरी सब स्टेशन का हिस्सा है। कुल मिलाकर के बोला जो यहाँ पर वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को यहाँ पर क्या स्थापित किया जा रहा है? मार्च 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये किलोकरी में स्थित है और दक्षिणी दिल्ली में ये किलोकरी स्थित है गांव, ठीक है। ये जो है 20 मेगावाट और 40 मेगावाट पर आवर जो है बैटरी क्लस्टर होगा
जो कि किसके अधीन रहेगी? राजधानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BRPL किलोकरी सब स्टेशन का ये हिस्सा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे क्या होता है? इस प्रकार की परियोजनाओं का क्या लाभ होगा? यह परियोजना अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने और अपने बिजली बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 2070 तक भारत को कार्बन मुक्त करने में क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा इस प्रकार के कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है? ठीक है, तो यह किसने किया है? कार्नेल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है कार्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एक तकनीक का विकास किया है जिसका नाम एनीमिया फोन है। ठीक है, एनीमिया फोन क्या है? एनीमिया का आकलन करने वाली एक तकनीक जिसका नाम एनीमिया फोन है। ये किसने विकसित किया? कार्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे डिटेल से। इसका आंसर कार्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एनीमिया फोन अब भारत में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के कार्यक्रमों का हिस्सा है। बोला ये जो तकनीक अभी अपनाया गया एनीमिया फोन तकनीक, वो भारत में भी एनीमिया, महिला स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के कार्यक्रम में अपना लिया गया है या इसका हिस्सा बना लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्या होगा? यह जो है त्वरित, सटीक और कम लागत वाली आयरन की कमी का आकलन प्रदान करेगा। अभी भारत में एनीमिया से रिलेटेड क्या रिपोर्ट है उसको देखते हैं। भारत में 50 से 70% गर्भवती महिलाओं में एनीमिया पाया जाता है जिसका मुख्य कारण आयरन की कमी है। बोला कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है? तो 50 से 70% महिलाएं, और इसका एनीमिया का कारण होता है आयरन की कमी। चलिए, यह एनीमिया फोन डिवाइस कोविड-19 टेस्ट की तरह टेस्ट स्ट्रिप पर खून की एक बूंद का उपयोग करता है जिससे कुछ मिनटों में परिणाम मिल जाते हैं। देखते होंगे ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि टेस्ट स्ट्रिप पर खून लगाया जाता है और उस प्रकार से क्या होता है, वो मिनटों में इसका परिणाम निकल जाता है किसी भी बीमारी का पता करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी तकनीक अपनाया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर नौसेना को सौंपी है? तो मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, शिप बिल्डर लिमिटेड ने। बोला किस संस्थान ने अभी प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर नौसेना को सौंपी है? तो मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? 85वां स्थान है। कौन सा स्थान है हेनले पासपोर्ट में? भारत का 85वां। चलिए, और पहले स्थान पर अभी सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत का पासपोर्ट में 50वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं भारत के लोग? तो 57 देशों में। चलिए, वहीं सिंगापुर पासपोर्ट लगातार दूसरे वर्ष पहले पायदान पर काबिज है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को कहां पर 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया? ठीक है, तो कहां पर उन्होंने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया अन्नपूर्णा देवी जी ने? महिला बाल विकास मंत्री हैं वो, तो इन्होंने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। किन्होंने? अन्नपूर्णा देवी ने। ठीक है, अब देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार 10 जनवरी को राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। इस प्रकार के चिंतन शिविर का कारण क्या था? तो इस अवसर पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ देश भर की महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। ये किस लिए किया गया? तो महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर जो कि अभी चर्चित है, तो हमने यहाँ ले लिया है इस न्यूज़ को। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्या। उन्होंने क्या किया है? चंद्र आर्या ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। वे ओटावा से लिबरल पार्टी के सांसद है। कुल मिलाकर के बोल रहा है कि भारतीय मूल के कनाडा में क्या है, एक सांसद है जिनका नाम चंद्र आर्या है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद क्या कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। वे ओटावा से के किस पार्टी से संबंधित है? लिबरल पार्टी के सांसद है। अभी देखिए, और भी कई नाम है, तो हो सकता है कि कोई भी बने, लेकिन ये पूछ देगा कि उनके ओपोनेंट में कब कब कौन कौन है, क्योंकि बीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ब्रिटेन से रिलेटेड, तो इसलिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग कल नए कलेवर में नए सेशन के साथ करंट अफेयर्स का लेकर के आएंगे। ठीक है,
और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।